हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देहरादून स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम दोस्तों हिंदी स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट है, पेपर 1 है, जिसमें हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोस्तों कोशिश करेंगे इनकी डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो ये आपके जो आगामी पेपर हैं जैसे कनिष्ठ सहायक, ग्राम विकास अधिकारी या अन्य कोई यूपीएससी के जो अन्य एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी जी का उपन्यास है छोटे छोटे पक्षी, भूभल, पाथर टीला या मुझे चांद चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी छोटे छोटे पक्षी। तो आपको ध्यान रखना है शैलेश मटियानी जी का जो उपन्यास है वह कौन सा है, छोटे छोटे पक्षी। अब यहाँ पे हम शैलेश मटियानी जी से जो और प्रश्न बन सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों शैलेश मटियानी जी की बात करें तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है शैलेश मटियानी जी का जन्म वर्ष 1931 अल्मोड़ा में हुआ था। इनका मूल नाम रमेश चंद्र था। अब साथियों कहानी है, वैसे तो कहानी उपन्यास की बात करें मटियानी जी की बहुत सारी है, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखोगे। जैसे कहानी की बात करें महाभोज, दो सुखों का एक सुख, पोस्टमैन, प्यास और पत्थर, चील हो गया, भविष्य और मिट्टी, जंगल में मंगल, बर्फ की चट्टानें और मेरी 33 कहानियां। तो ये जो कहानियां हैं दोस्तों आपको शैलेश मटियानी जी की है, यह आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे दोस्तों एक महाभोज है, ये कहानी है। तो महाभोज जो कहानी है वह शैलेश मटियानी जी की है। लेकिन दोस्तों अगर कभी पूछा जाए आपको कि महाभोज उपन्यास, तो आपको ध्यान रखना है जो महाभोज जो उपन्यास है वह मनु भंडारी जी का है। यह भी हमारे सिलेबस में है, आपको यह भी यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम उपन्यास की बात करें मटियानी जी की तो वह है बोरी बली से बोरी बंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये शैलेश मटियानी जी का सबसे पहला उपन्यास था। तो बोरी बली से बोरी बंदर जो 1959 में प्रकाशित हुआ, शैलेश मटियानी जी का पहला उपन्यास था, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कबूतर खाना, चौथी मुट्ठी, चिठिर सेन, एक मुठ सरसों, छोटे छोटे पक्षी जो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, रामकली, आकाश कितना अनंत है, मुठभेड़, मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों नागवल्लरी और 52 नदियों का संगम। तो ये महत्वपूर्ण उपन्यास है मटियानी जी के, शैलेश मटियानी जी की, रमेश चंद्र मटियानी जी की, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पत्रिका की बात करें तो विकल्प और जनपक्ष पत्रिका का संपादन शैलेश मटियानी जी द्वारा किया गया था दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। यह कार्य आप पर निर्भर करता है, यह कार्य आप पर निर्भर है, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी यह कार्य आप पर निर्भर है। दोस्तों ये अपने आप में संपूर्ण वाक्य है, यह कार्य आप पर निर्भर है। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है कि ए है कि यह कार्य आप पर निर्भर करता है, तो जो ये करता है दोस्तों ये एक अनावश्यक क्रिया है। जब आप निर्भर है इतने कह देते हैं, इसका अर्थ भी वही निकलता है। तो करता है यानी अनावश्यक क्रिया लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दानवीर शब्द में कौन सा समास है। तो साथियों जो दानवीर में समास है वह ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास। अगर आप इसका अर्थ निकाले दोस्तों तो क्या होगा, वह होगा दान में वीर, यानी दानवीर का अर्थ क्या होगा, दान में वीर, दान में वीर। अब दोस्तों में क्या है, एक कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का जहां पे प्रयोग होता है वह है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। आपको मालूम होगा दोस्तों, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध में, अधिकरण में पर। तो अधिकरण का अर्थ होता है में पर, यानी जो में है। तो अगर पूछा जाए दोस्तों इसमें कौन सा समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है, तब आपका क्या आंसर आएगा, तब आपका आंसर आएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास क्या है, इसका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन नंबर ए है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोस्तों उसे कहते हैं जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं और किसी योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। जैसे हम बात करें जैसे माता पिता, माता और पिता, माता और पिता और शब्द से जुड़ रखा है तो यह द्वंद्व समास हो गया। इसके अलावा दोस्तों बात करें दिन रात, तो दिन और रात, तो ये भी द्वंद्व समास का एग्जांपल है। बहुवीरी समास की बात करें तो बहुवीरी समास में क्या आता है, बहुवीरी समास यानी दो पदों के योग से बनता है लेकिन वो किसी तीसरे पद की ओर इंगित करता है। जैसे दशानन, 10 और आनंद यानी 10 आनंद से बनकर बना है, जो किस ओर इंगित करता है, रावण की ओर इंगित करता है। इसके अलावा पीतांबर, पीता धन अंबर, पीत धन अंबर, पीत क्या है यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र धारण करने वाला, तो यानी कौन हो गया, इसका अर्थ हो गया विष्णु भगवान। यानी दो पदों से मिलकर बनने वाला जो तीसरे पद की ओर इंगित करे वह होता है बहुवीरी समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत जैसा कोई देश नहीं है, इस वाक्य में रेखांकित पद का चयन करें। तो दोस्तों ये जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग और एक वचन। भारत एक वचन होगा, आप सब जानते हैं, भारत पुल्लिंग होगा। अब व्यक्तिवाचक दोस्तों आप समझते हैं कि व्यक्तिवाचक के अंतर्गत क्या आता है, किसी का नाम स्पेशल आता है। तो भारत हमारे देश का नाम है, तो ये किसी एक का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का वाक्य में संबंध प्रकट होता है। तो दोस्तों जहां पर भी आपको संबंध प्रकट दिखाई दे तो अपने आप यहां पे समझ जाए आप क्या होगा, ये संबंध कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जंगम का विलोमार्थी शब्द है सूक्ष्म, चंचल, स्थावर व सक्षम। दोस्तों यहां पे देखिए
अगर हम बात करें सूक्ष्म की बात करें, सूक्ष्म का मतलब एकदम छोटा, और इसका जो अपोजिट होगा क्या होगा, यानी विलोम शब्द क्या होगा, सूक्ष्म का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वह होगा स्थूल। क्या होगा, स्थूल, या फिर हम इसे क्या कहें, विराट कहें। तो विराट या स्थूल सूक्ष्म का विलोम हो गया। चंचल की बात करें दोस्तों, चंचल का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वह होगा एकाग्र। बोलते हैं ना उसका मन चंचल है, नहीं, उसका मन एकाग्र है। तो एकाग्र क्या हो गया, चंचल का विलोम हो गया। इसके बाद दोस्तों चंचल को आप स्थिर भी कर सकते हैं, यानी स्थिर, तो इसका एक विलोम शब्द यह भी हो सकता है। स्थावर की बात करें दोस्तों, अगर जंगम की बात करें दोस्तों तो जंगम का अर्थ होता है यानी मूवेबल, जो चलना वाला होता है, जो चलता है, तो जंगम हो गया चलने वाला। स्थावर यानी स्थिर, जो रुका हुआ है, तो स्थावर इसका राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। और सक्षम की विलोम की बात करें तो सक्षम का विलोम क्या होगा, अक्षम होगा। वो सक्षम है नहीं, वो अक्षम है, तो सक्षम का विलोम अक्षम, स्थावर का विलोम जंगम, चंचल का विलोम एकाग्र, और सूक्ष्म का विलोम स्थूल या विराट। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। गलीचा पुर्तगाली, पादरी तुर्की, अंग्रेज फ्रेंच और आमदनी फारसी। दोस्तों अगर आपने पिछले 2-3 या 3-4 पेपर को एनालिसिस किया होगा जो आयोग द्वारा यूकेएसएससी के द्वारा कराए गए थे, तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक पेपर में आयोग द्वारा एक ना एक विदेशी शब्द को पूछा गया है। तो आपका ये काम बनता है कि जो विदेशी शब्द हैं, इंपोर्टेंट विदेशी शब्द हैं, वो आपको ध्यान रखने के किस भाषा के हैं। इसका आंसर बात करें दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी आमदनी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। अगर साथियों हम यहाँ पे बात करें गलीचा की बात करें तो गलीचा पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। गलीचा जो शब्द है दोस्तों वह आपको ध्यान रखना है, वह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। तो गलीचा हो गया अरबी भाषा का शब्द। अब दोस्तों अरबी भाषा के कुछ और भी शब्द है वह भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अगर बात करें अरबी भाषा की बात करें दोस्तों, जैसे किताब हो गया, वकील हो गया, कुर्सी हो गया, अलमारी हो गया। अलमारी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, अलमारी हो गया, कुर्सी हो गया। इसके अलावा दोस्तों औलाद हो गया, तकिया हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट अखबार हो गया जो बार बार पूछा जाता है, अखबार हो गया, मुहावरा हो गया जो पिछले बार भी एग्जाम में पूछा था। तो ये अरबी भाषा के शब्द है, यहां पे आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाली भाषा की बात करें दोस्तों, पुर्तगाली भाषा में कुछ इंपोर्टेंट शब्द है। जैसे अगर पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली में कौन कौन से शब्द है, जैसे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जैसे पादरी शब्द, यानी जो पादरी शब्द है वो पुर्तगाली भाषा शब्द है, यहां पे आपको यह भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें जैसे आल्पिन, कई बार पूछा गया आल्पिन किस भाषा का शब्द है। जो आल्पिन है दोस्तों वह किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसके अलावा आलू, आलू की बात करें, आलू हो गया, तंबाकू हो गया। तो ये आलू हो गया, तंबाकू हो गया, क्योंकि आप सब जानते हैं आलू की खेती, तंबाकू की खेती जो भारत में की थी वो पुर्तगाली द्वारा ही की गई थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है, इसे आप ये भी ध्यान रखते हैं। आलू हो गया, तंबाकू हो गया, आल्पिन हो गया, कमरा हो गया, संतरा हो गया, है ना, अचार हो गया, पतलून हो गया। ये जो शब्द है ये पुर्तगाली भाषा के शब्द है। अगर दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेजी शब्द फ्रेंच भाषा का ना होकर के भाषा का शब्द है ये डच भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों। अगर तुर्की भाषा की बात करें दोस्तों, तुर्की के भी कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे पूछा जाता है, अभी हाल ही में पूछा गया था कि क्वेश्चन ये था उर्दू किस भाषा का शब्द है, उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों उर्दू तुर्की भाषा का ही शब्द है। इसके अलावा बेगम हो गया, कालीन हो गया, दुकान हो गया, तो यह भी तुर्की भाषा के शब्द है। जैसे चाकू हो गया। इसके अलावा क्या बात करें, जैसे चाकू के अलावा दोस्तों हम बात करें तोप बोले, बारूद बोले, तो ये भी तुर्की भाषा के शब्द है। तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट शब्द है दोस्तों, यह आपको नोट डाउन करने हैं, ये लिखने हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। वायु, गांव, नाच और सूरज। तो बहुत सरल है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी वायु। वायु आप सब जानते हैं यह तत्सम शब्द है। गांव की बात करें तो गांव का क्या होगा, गांव का ग्राम होगा, आप सब जानते हैं। नाच की बात करें दोस्तों, नाच का तत्सम क्या होगा, नाच का नृत्य होगा। सूरज की बात करें तो सूरज का क्या होगा, सूर्य होगा। सूर्य क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। तो गांव का ग्राम हो गया, नाच का नृत्य हो गया, सूरज का सूर्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली, ब्रज, कुमाऊनी और कन्नौजी। तो ऑप्शन नंबर सी आप सब जानते हैं, सरल क्वेश्चन है, यानी कुमाऊनी। कुमाऊनी क्यों है, क्योंकि कुमाऊनी जो बोली है वो पहाड़ी बोली है। पहाड़ी बोली की बात करें दोस्तों, पहाड़ी बोली को 3 भागों में बांटा गया है। ये किस भाषा की बोली है, पहाड़ी बोली की है, यानी ये पहाड़ी है। अब दोस्तों पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी को 3 भागों में बांटा गया है, यानी जो पहाड़ी बोली है भाषा की वो भाषा है वैसे, लेकिन उस भाषा को भी 3 भागों में बांटा गया है। अगर बात करें पहाड़ी बोली की तो कौन कौन से 3 भाग है, तो वह ध्यान रखना दोस्तों। एक है पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। इसके अलावा बात करें दोस्तों पूर्वी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी। और इसके अलावा दोस्तों बात करें एक है मध्य पहाड़ी। तो पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी में कौन सा आएगा, तो दोस्तों पश्चिमी पहाड़ी से जैसे आप समझते होंगे, जैसे हिमाचली आ गया तो वो भी पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आएगा। जौनसारी आ गया तो जौनसारी पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा दोस्तों 2-3 नाम है जैसे आप ध्यान रख सकते हो, जैसे एक है चमे आली, एक है क्यूंठाली, यानी एक हो गया दोस्तों चमे आली। तो चमे आली जो भाषा है, जो बोली है, वो किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना एक है क्यूंठाली, क्या है
क्यूंठाली। तो जो क्यूंठाली है दोस्तों, यह भी पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत है। इसके अलावा एक और है, वह है बुलई। तो बुलई भी किसके अंतर्गत है? यह भी पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत है। अब पूरी पहाड़ी की बात करें दोस्तों, तो पूरी पहाड़ी से तो आपको केवल यह ध्यान रखना है कि कौन सी भाषा है, नेपाली है। तो पूरी पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी आती है? नेपाली आती है। और मध्य पहाड़ी की बात करें दोस्तों, तो हमारी जो गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी हो गया, तो गढ़ और कुमाऊनी जो भाषा है वो किसके अंतर्गत आती है? जो बोली है वो मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, वृथा का वर्तनी विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों वृथा का जो वर्तनी विशेषण होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? वृथा। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो अगर आप इसका विच्छेद करें तो आपको इस हिसाब से करोगे, आधा हुआ यानी हलंत प्लस री, तो आपने यहां पर री लिखाया, प्लस था आ गया हलंत में, और प्लस यानी बड़ी आ, तो वृथा इसका सही विश्लेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अष्टछाप का संबंध किससे है? दोस्तों अष्टछाप की बात करें तो अष्टछाप का जो संबंध है वह है कृष्णकाल से। ऑप्शन नंबर बी यानी कृष्णकाल से। जो अष्टछाप कवि है वो कृष्ण जो भक्ति के काव्य कवि है, यह आपको ध्यान रखना है। अब अष्टछाप की बात करें दोस्तों, तो अष्टछाप यानी आठ छाप के कवि जो कृष्ण काल से संबंधित है, कृष्ण भक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों अष्टछाप की बात करें तो अष्टछाप में दो गुरु हैं। कौन कौन से दो गुरु हैं आपको ध्यान रखना है? एक सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वह है वल्लभाचार्य। कौन से हैं? वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य की बात करें दोस्तों, एक हो गया वल्लभाचार्य, इसके अलावा एक है विठलनाथ। कौन है? विठलनाथ। तो विठलनाथ हो गया दोस्तों, विठलनाथ, और एक हो गए वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य और विठलनाथ के चार चार शिष्य हुए। इन्हीं चार चार शिष्यों यानी चार शिष्य वल्लभाचार्य के और चार शिष्य विठलनाथ के, इन आठों जो कवि हैं उन्हें ही अष्टछाप कहा जाता है। तो अष्टछाप कवि के अंतर्गत कौन आते हैं? तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से थे। तो चार शिष्य कौन कौन से थे वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है वो आपको ध्यान रखना है, वह है दोस्तों सूरदास। क्या नाम है? सूरदास। सूरदास की बात करें दोस्तों, इन्हें अष्टछाप कवि का जहाज भी कहा जाता है। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, जो सबसे महान थे, इनमें कौन से थे? वह थे सूरदास। तो सूरदास जी को अष्टछाप कवि का जहाज कहा जाता है। तो यानी ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों बात करें वह कौन से हैं? वह है कुंभन दास। वह है कुंभन दास। तो अष्टछाप कवि के दूसरे जो कवि हैं वह के सूरदास, कुंभन दास। इसके अलावा दोस्तों तीसरे की बात करें दोस्तों, तो तीसरे में आपको ध्यान रखना है वह है परमानंद दास। कौन से हैं? परमानंद दास। तो परमानंद दास की बात करें तीसरे ये हो गए। और जो चौथे जो अष्टछाप के कवि हैं, वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं, वह कौन से हैं? वह है कृष्णदास। तो क्या हो गया? कृष्णदास। तो दोस्तों यह वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं, चार शिष्य हो गए, ये अष्टछाप से संबंधित है। अगर विठलानाथ की बात करें तो विठलानाथ के भी चार शिष्य हैं, वह आपको ध्यान रखना है। वह कौन कौन से हैं? वह दोस्तों एक है आपको ध्यान रखना है, वह छीत स्वामी। कौन से हैं? छीत स्वामी। छीत स्वामी। इसके अलावा दोस्तों छीत स्वामी हो गए, चतुर्भुज दास हो गए, चतुर्भुज दास हो गए, चतुर्भुज दास हो गए, नंद दास हो गए, चतुर्भुज दास, नंद दास। इसके अलावा दोस्तों बात करें गोविंद स्वामी। क्या नाम है? गोविंद स्वामी। तो गोविंद स्वामी, नंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, ये विठलनाथ के शिष्य थे जो अष्टछाप के कवि के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अष्टछाप कवि से आपको यहां पे यही ध्यान रखना था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि घर का रास्ता का रचनाकार कौन है? दोस्तों घर के रास्ता रचनाकार की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी मंगलेश डबराल जी। तो घर का रास्ता के जो रचनाकार हैं वह है मंगलेश डबराल जी। यहां पे आपको ध्यान रखना है। मंगलेश डबराल जी की बात करें दोस्तों, 24 मई 1948 काफल पानी टिहरी में इनका जन्म हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट, और इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों यह है कि 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर की बात करें 2020 में इनका निधन भी हो गया दोस्तों। तो 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन हुआ। जन्म कब हुआ था? 24 मई 1948 काफल पानी टेहरी में हुआ था। दोस्तों इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना, जैसे पहाड़ पर लालटेन हो गया, 7 दिन का सफर हो गया, टॉर्च हो गया, शहर हो गया, फिर हो गया, नए युग के शत्रु। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, नए युग के शत्रु रचना है किसकी पूछी जाएगी? तो नए युग के शत्रु। तो नए युग के जो शत्रु है वो किसकी रचना है? मंगलेश डबराल जी की है। कागज की कविता किसकी है? मंगलेश डबराल जी की है। मोस्ट इंपोर्टेंट पहाड़ पर लालटेन, यह भी किसकी है? मंगलेश डबराल जी की है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से इतना ही। क्वेश्चन नंबर 13 है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? अशोक के शिलालेख में, गुजरात के राजा जयभट्ट में, राष्ट्रकूट नरेशों के अभिलेखों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अभी जो सचिवालय रक्षक का पेपर हुआ था वहां पे यहीं से प्रश्न आया था। तो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आगे जाते घुटने टूटे, पीछे देखते आंखें फूटे, कहावत का अर्थ क्या है? सब स्थितियों में हानि होना, जो होता है वह होकर रहता है, ध्यान हटते ही नुकसान होना, और जल्दबाजी में काम बिगड़ना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सब स्थितियों में हानि होना। सब स्थितियों में हानि होना, यानी जब आगे जाते हैं तो घुटने टूटते हैं, पीछे जाते हैं तो आंखें फूटे, यानी किसी भी स्थिति की बात करें नुकसान ही होता है। तो सब स्थितियों में हानि होना, आगे जाते घुटने टूटे, पीछे देखते आंखें फूटे, कहावत का अर्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, उजरत का अर्थ क्या होता है? उपहार हो गया, सम्मान हो गया, ऋण हो गया, पारिश्रमिक हो गया।
तो दोस्तों शब्दावली भी पूछी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी यानी पारिश्रमिक। तो उजरत शब्द का जो अर्थ है वह क्या है, पारिश्रमिक। यहां पे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संकलन का संधि विच्छेद क्या होगा? संकलन का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा? यह होगा सम। दोस्तों सम तो साल के साथ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर तो सम में एक ही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी सम। धन कलन तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, क्योंकि जब संकलन का संधि विच्छेद करेंगे तो म आएगा, हलंत आएगा, व्यंजन संधि आएगी, सम धन कलन तो संकलन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, इस वाक्य में नेताजी क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी व्यक्तिवाचक संख्या। अगर यहां पे केवल नेताजी शब्द बोला जाता और पीछे ये लाइन नहीं आती कि आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो नेताजी तो जातिवाचक होता, लेकिन यहाँ पे नेताजी का मतलब क्या है, वो किसी व्यक्ति से है, यानी किस व्यक्ति से है, वो सुभाष चंद्र बोस जी से है। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यानी ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसका रूपांतरण हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि शोणित पर्यायवाची शब्द है, स्वर्ण का, मोर का, सुंदर का, रक्त का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी यानी रक्त का। रक्त का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों आपने देख लिया, एक हो गया शोणित हो गया। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, एक होता है लोहित। क्या होता है? लोहित। तो लोहित हो गया, शोणित हो गया, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? रक्त के पर्यायवाची शब्द है। लहू तो आप सब जानते हैं, लहू, लोहित, शोणित हो गया, ये रक्त के पर्यायवाची शब्द है। स्वर्ण की बात करें दोस्तों, कनक हो गया, स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हो गया। मोर की बात करें दोस्तों, मोर में आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, एक ध्यान रखना, एक आंकना है, वो है कलापी। तो कलापी किसका पर्यायवाची शब्द है? वह है मोर का हो गया। इसके अलावा नीलकंठ, तो नीलकंठ एक तो शिवजी भगवान जी का नाम भी है, एक दूसरा जो पर्यायवाची शब्द है वह किसका नाम है? वह है मोर का। तो नीलकंठ हो गया, कलापी हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो कई बार एग्जामों में आ चुका है वह है सारंग हो गया। सारंग का बहुत बार यूज होता है, लेकिन सारंग का एक पर्यायवाची शब्द मोर भी है। इसके अलावा दोस्तों सिखी हो गया। क्या हो गया? सिखी। तो सिखी जो पर्यायवाची शब्द है यह भी मोर का है। कलापी, नीलकंठ, सारंग, तो ये जो पर्यायवाची शब्द है ये मोर के हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकृति के चितेरे कवि किस कवि को कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी यानी सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट रिवाइज करते हैं, अपने जानते होंगे फिर भी कुछ रिवाइज करते हैं जो एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले क्या बनता है? जन्म बनता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो 20 मई को हुआ था, 20 मई वर्ष 1900 को। तो 20 मई वर्ष 1900 को कौसानी बागेश्वर में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था। 1977 में निधन हुआ था। अब दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी के कुछ काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह में क्या क्या इंपोर्टेंट है? वह जैसे वीणा हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट वीणा, ग्रंथि हो गया, वीणा हो गया, ग्रंथि हो गया दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राम्य, वीणा, ग्रंथि, ग्राम्य। इसके अलावा दोस्तों गुंजन, युगवाणी, इसके अलावा स्वर्ण धुरी, लोकायतन, रश्मि बंद और खादी के फूल। खादी के फूल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये जो काव्य संग्रह है किसके हैं? पंत जी के हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी के। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, खादी के फूल। अब ये तो काव्य हो गए दोस्तों, लेकिन कुछ पुरस्कार दिए गए हैं पंत जी को, वह आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करें दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो वर्ष 1960 आपको ध्यान रखना है, वर्ष 1960 को सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस रचना के लिए? तो वह दिया गया था कला और बूढ़ा चांद के लिए। कला और बूढ़ा चांद, तो कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1960 में, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट कब दिया गया था? 1968। हिंदी भाषा का पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो सुमित्रा नंदन पंत जी को ही दिया गया था, 1968 किसके लिए दिया गया था? वह आपको ध्यान रखना है, किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। तो चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में यानी 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों लोकायतन, यानी जो लोकायतन उनकी रचना है, उनके लिए उन्हें सोवियत जो लैंड का रूस का जो अवार्ड है वो भी दिया गया था। अब इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है 1961 यानी 1961 में सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या दिया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यानी पद्म पुरस्कारों में जो सबसे महत्वपूर्ण है पद्म विभूषण, वह जो सम्मान दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी को वर्ष 1961 में दिया गया था। तो एक बार दोस्तों जल्दी से सुमित्रा नंदन पंत जी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो रिवाइज करते हैं। जैसे 20 मई वर्ष 1900 का जन्म हुआ था बागेश्वर कौसानी में। काव्य की बात करेंगे, वीणा, ग्रंथि, ग्राम्य, खादी के फूल। 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चिदम्बरा रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और 1961 में क्या दिया गया था? पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आज का हिंदी का, क्वेश्चन नंबर 20 है। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिपि का विकास का सही अनुक्रम क्या है? भावमूलक लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, सूत्र लिपि, चित्र लिपि। तो दोस्तों सबसे पहले तो चित्र लिपि आई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। सबसे पहले चित्र लिपि, फिर सूत्र लिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि और फिर भावमूलक लिपि। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी लिपि का जो विकास क्रम है वो क्या है? चित्र लिपि सबसे पहले, फिर सूत्र लिपि,
फिर सूत्र लिपि के बाद प्रतीकात्मक लिपि, और प्रतीकात्मक लिपि के बाद भावमूलक लिपि। तो यह लिपि का विकास का सही क्रम है, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि। तो दोस्तों ये थे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है ये आपके जो आगामी परीक्षा है उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।